हेलो दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट बुक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबाकर ऑल सिलेक्ट कीजिए, जिससे मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको डे टू डे सबसे पहले मिलती रहे। मुझे अक्सर ये ख्याल आता है कि एक एक करके हमारी लाइफ बीतती चली जाती है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम सभी एक पर्पजफुल लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन हर रोज किया हुआ अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन तो देता है। जब से हमने जन्म लिया है तब से कहीं ना कहीं हम बस चीजों को इस्तेमाल ही करते चले जा रहे हैं, चाहे वह प्रकृति के साधन हो, नेचर की एलिमेंट्स, या फिर हमें हमारे अपनों से मिला हुआ सपोर्ट, हमारे बड़ों का, हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ स्ट्रक्चर जिसमें हम शामिल हो गए और बस जीना शुरू कर दिया। मगर हमने जिंदगी को, सोसाइटी को, नेचर को लौटाया क्या? और अगर आपके भी ख्याल मेरी सोच से मिलते जुलते हैं तो फिर आपके और मेरे दोनों के लिए ही आज की यह बुक समरी बहुत कुछ कहने वाली है। तो आज की बुक समरी है एवरीडे ग्रेटनेस, जिसे लिखा है स्टीफन कोवी ने। स्टीफन कोवी एक बेस्ट सेलिंग ऑथर, लीडरशिप एक्सपर्ट, टीचर, कंसल्टेंट, बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बेहद सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर भी है। स्टीफन सेल्फ हेल्प, लीडरशिप और बिजनेस बुक लिखने के लिए जाने जाते हैं। उनकी सबसे फेमस बुक है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स, जिसकी तकरीबन 25 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है। 1996 में स्टीफन कोवी को टाइम मैगजीन के 25 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में शामिल किया गया था। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हैं, एक लीडर बनने की इच्छा रखते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो फिर आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी एवरीडे ग्रेटनेस बाय स्टीफन कोवे। अक्सर हम लोगों की बहादुरी और टैलेंट के कारनामे सुनते हैं। आपने कई ऐसे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा जिन्होंने साइंस की फील्ड में अमेजिंग डिस्कवरी की है। सिर्फ इतना ही नहीं, सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो ग्रेट एक्टर, डांसर, म्यूजिशियंस और बिजनेसमैन बनकर अपनी अपनी फील्ड में नाम कमा चुके हैं और जिन्होंने समाज की भलाई में बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। आमतौर पर इन महान लोगों के अंदर एक ऐसी ग्रेटनेस होती है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है, क्योंकि इनकी अच्छाई और महानता के कारण ही समाज का विकास होता है और ये दुनिया रहने के लिए एक खूबसूरत जगह बन जाती है। वैसे एक और बात हमें समझनी चाहिए कि ग्रेटनेस सिर्फ बड़े बड़े काम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक और रूप भी है जो बहुत ऊंचे दर्जे का है, जिसे हम एवरीडे ग्रेटनेस कह सकते हैं, यानी रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे महान काम। एवरीडे ग्रेटनेस वन टाइम इवेंट नहीं है, बल्कि ये जिंदगी जीने का एक तरीका है। एवरीडे ग्रेटनेस का मतलब यह नहीं है कि हम किस चीज में अच्छे हैं, बेस्ट हैं, बल्कि उस गुडनेस यानी अच्छाई के बारे में है जो ग्रेट लोगों में होती है। ये हमारे एक्शंस के इंटेंशंस के बारे में है, जो बेशक बहुत छोटे से और साधारण हो, मगर इनके साधारणपन में भी एक ऐसी महानता छुपी हुई है कि हमारे साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी एक मकसद देती है। इस किताब में आप सीखेंगे कि वैल्यू और प्रिंसिपल्स हमारी जिंदगी का सही मकसद ढूंढने में काम में आते हैं। इस किताब में आपको ऐसे कई लोगों की रियल लाइफ पूरी पढ़ने मिलेगी कि आप उनसे इंस्पायर होकर आप अपनी जिंदगी का असली मकसद ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं एक मीनिंगफुल जर्नी स्टार्ट करने के लिए? अगर हाँ, तो फिर शुरू करते हैं। खुद पर भरोसा रखिए, आप खुद में बेस्ट हैं। आपके अंदर भी वही एबिलिटी है कि दूसरों को इंस्पायर करके उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद कर सके। तो इस जर्नी का यानी कि इस बुक समरी का पहला चैप्टर है कंट्रीब्यूशन, यानी कि योग्यता। हम सभी की जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा पॉइंट आता है जब हम अपने होने की वजह को ढूंढते हैं, यानी हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। इस तरह के सवाल हम सभी के मन में उठते हैं और अक्सर इन सवालों का हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, जबकि कई बार हमें एहसास होता है कि हमारी जिंदगी का एक मकसद है, हमारे कुछ गोल्स हैं जो हमें पूरे करने हैं। हमें अपने अंदर से एक आवाज सुनाई देती है जो हमसे कुछ कहना चाहती है। शायद अभी तक हमें ये पता नहीं है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, और अक्षर अंतरात्मा की ये आवाज हमेशा ये कहती है कि हम एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। हमें इस दुनिया में हमारा छोटा सा ही सही मगर कंट्रीब्यूशन करना है, एक ऐसा कंट्रीब्यूशन जो इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद कर सके।
हमारा भी वक्त आएगा जब जिंदगी हमें ये सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि हमें इस दुनिया में योगदान देना है या फिर सिर्फ यूं ही बिना किसी मकसद के जिंदगी गुजारनी है। और जब ऐसा वक्त आएगा तब हमें एक्शन लेना ही होगा। हमें ये जानना ही होगा कि हमारी जिंदगी का आखिरी पर्पस क्या है। ऐसा क्या है जो हम अचीव करना चाहते हैं, बेशक वह चीज जो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर ही क्यों ना हो, ये हमारे अंदर ही कहीं छुपी हुई हो। पर चाहे जो भी हो, हमें ये तो समझना ही होगा कि हम कुछ ऐसा बड़ा और ग्रेट काम जरूर कर सकते हैं जो अभी तक हमारी नजरों से छुपा हुआ है। जॉन बेकर अपने हाई स्कूल के टाइम से ही एक एस्पायरिंग रनर रहे थे, पर उन दिनों उन्हें स्पोर्ट्स में क्वालिफाई करने के लिए Q2-1 कोऑर्डिनेट समझा जाता था। लेकिन जब उनके बेस्ट फ्रेंड ने कोच का ऑफर ठुकरा दिया तो जॉन ने टीम ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की और उन्हें रनर बनने का मौका मिला। फिर जल्द ही वह इतने फेमस हो गए कि स्पोर्ट्स राइटर ने उन्हें दुनिया के कुछ गिने चुने फेमस और रनर्स की लिस्ट में शामिल कर लिया। ग्रेजुएशन के बाद बेकर अल्बकोकी के एक्सप्लेन एलिमेंट्री स्कूल में कोच बन गए। इसके साथ ही वह 1972 गेम्स की ट्रेनिंग भी कर रहे थे। बेकर जब 25 साल के थे तो उन्हें कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि उनके पास सिर्फ 6 महीने का वक्त है। अपने दूसरे ऑपरेशन से पहले एक दिन संडे को बेकर गाड़ी लेकर पहाड़ों में घूमने निकल गए। वहां उन्हें सुसाइड करने का ख्याल आया क्योंकि वो अपनी फैमिली को अपने लिए दुखी और परेशान होते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने आंखें बंद कर ली। अचानक उनकी आंखों के सामने उन बच्चों के चेहरे घूमने लगे जिन्हें वो ट्रेनिंग देते थे। यही वह मोमेंट था जब उन्होंने आत्महत्या का ख्याल दिमाग से छटकते हुए यह फैसला किया कि वो अपनी बची कुची जिंदगी अपने स्टूडेंट्स के साथ बिताएंगे। असहनीय दर्द के बावजूद भी बेकर बच्चों को ट्रेनिंग देते रहे। 1970 में बेकर को कुछ छोटी लड़कियों को सिखाने को कहा गया, जिन्हें ड्यूक सिटी डैशर्स कहा जाता था। ट्रेनिंग के साथ साथ बेकर उन्हें ये भी सिखाया करते थे कि हमेशा आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस दो, और उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि लड़कियां फाइनल तक जाएगी और बेकर की बात सच साबित हुई। उस वक्त बेकर ऊपर वाले से बस यही मांगते थे कि वह किसी तरह फाइनल तक जिंदा रह जाए। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया। उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह स्कूल जा पाते, पर वह हर रोज डैशर्स को कॉल करके उन्हें याद दिलाना नहीं भूलते थे कि तुम्हें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। 23 नवंबर की सुबह बेकर की जिंदगी की आखिरी सुबह थी। उनकी मौत के 2 दिन बाद ही फाइनल था। डैशर्स ने चैंपियनशिप जीत ली थी। उन्होंने अपनी जीत का सारा क्रेडिट बेकर को दिया। इसके कुछ दिनों के बाद ही बेकर के सम्मान में एस्पेन का नाम बदलकर जॉन बेकर एलिमेंट्री रख दिया गया। अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में भी बेकर ने टीम के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया था वह कभी भुलाया जा नहीं सकता था। वह अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़कर गए जो लोगों को हमेशा उनकी ग्रेटनेस की याद दिलाती रहेगी। जॉन बेकर की स्टोरी दिखाती है कि हमारी परेशानियों पर भले ही हमारा कंट्रोल ना हो, पर फिर भी हम अपना रिस्पांस चूज कर सकते हैं। ये हमें तय करना है कि उस परेशानी से हमें कैसे निपटना है। बेकर ने कैंसर की बीमारी खुद नहीं चुनी थी, पर कैंसर होने के बावजूद टीम को अपना कंट्रीब्यूशन देने का फैसला उसके हाथों में था, और उसने वही किया जो उसका फर्ज था। अपनी अंतिम सांस तक उसने अपना पर्पज पूरा किया। बेकर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और हमेशा अपने स्टूडेंट्स की लाइफ को इंस्पायर किया। सबसे बढ़कर तो उसे खुशी तब हुई होगी जब उसे एहसास हुआ होगा कि उसकी जिंदगी का एक मकसद था जो उसने मरते दम तक पूरा किया। कंट्रीब्यूशन की इम्पोर्टेंट को रियलाइज करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है चैरिटी, यानी कि दान। हर इंसान की जिंदगी को जीने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग सेल्फ सेंटर्ड व्यू से लाइफ को देखते हैं, तो कुछ लोग एक सेल्फलेस यानी कि निस्वार्थ जिंदगी जीने में यकीन रखते हैं। जिंदगी का मकसद ढूंढते हुए यह जरूरी है कि हम अपने सिवा दूसरों के बारे में भी सोचें। अक्सर ऐसा होता है कि दूसरों की मदद करके उनके काम आकर ही हमें जिंदगी का असली मकसद मिलता है। चैरिटी यानी कि दान, किसी के काम आना। जब हम पूरे दिल और दिमाग से और अपने टैलेंट से लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं। चैरिटी का दूसरा नाम है सेल्फलेस होना। एक बड़े दिल वाला वही होता है जो निस्वार्थ दूसरों की भलाई करता है। साइमन अलेक्जेंडर 1892 में पैदा हुए थे। उनकी परवरिश सेवन टेनेसी की छोटी सी फार्मिंग एरिया में हुई थी। वह अपने परिवार में 8वें नंबर के बच्चे थे। उन दिनों में ये रिवाज था कि कोई लड़का खेतों में काम करने की उम्र तक स्कूल की पढ़ाई करता रहे तो उसे वेस्टेड यानी कि बेकार मान लिया जाता था। लेकिन साइमन की मां अपने बेटे को खूब पढ़ाना चाहती थी। साइमन जब 6th ग्रेड में पहुंचे
तो उनकी मां ने साइमन के पिता से कहा कि वह साइमन को आगे की पढ़ाई के लिए फिर से स्कूल भेजना शुरू करे। इस तरह से साइमन ने 8वीं क्लास पास की, लेकिन उनकी मां उन्हें और आगे बढ़ाना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने किसी तरह अपने पति को मनाया कि वह साइमन को हाई स्कूल में पास करने की परमिशन दे दे। मजबूरन साइमन के पिता ने अपने खून पसीने से कमाए $50 खर्च करके साइमन को लेन कॉलेज में पढ़ने भेज दिया। जल्दी ही सारा पैसा खत्म हो गया। साइमन की पढ़ाई जारी रखने के लिए पिता ने कभी मजदूरी की तो कभी वेटर बने और कभी हैनीमैन। सर्दियों में उनके पिता अमीरों के घर में आग जलाने का काम किया करते थे। इस तरह छोटे मोटे काम करते हुए उनके पिता ने उन्हें किसी तरह सीनियर हाई स्कूल तक की पढ़ाई करवाई। इसके बाद साइमन कॉलेज गए, जहां उन्हें शुरुआत के 2 सालों तक काफी स्ट्रगल करना पड़ा। जब उनका सेकंड ईयर खत्म होने वाला था तो वह एक कोर्स में फेल हो गए, क्योंकि उनके पास टेक्स्ट बुक खरीदने के पैसे नहीं थे। साइमन काफी निराश हुए। उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़कर वापस खेतों में जाकर काम करने का मन बना लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें समर टाइम में स्लीप इन कार पोर्टर का काम करने का ऑफर मिला। तो साइमन ने तुरंत हाँ कर दी। कॉलेज के ब्लैक स्टूडेंट से उसे चुना गया था। एक बार वह एक ट्रेन पर काम कर रहे थे। ट्रेन में सफर करने वाले एक आदमी ने उन्हें कहा कि वह उसके लिए और उसकी पत्नी के लिए पीने के लिए दूध लाए। साइमन ने जब उन्हें दूध के ग्लास पकड़ाए तो उस आदमी ने उनसे बातचीत शुरू कर दी। अब क्योंकि यह कंपनी के रूल्स के खिलाफ था, तो साइमन ने उस आदमी की बातों का जवाब नहीं दिया और वहां से चले गए। लेकिन वह आदमी साइमन से बात करना चाहता था, इसीलिए वह उनके पीछे पीछे पोर्टर्स की क्यूबिकल तक पहुंच गया और साइमन से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगा। ट्रेन तब तक एक स्टेशन पर रुक चुकी थी। जाते जाते उस आदमी ने साइमन को टिप दी और उसके ब्राइट फ्यूचर की कामना की। फिर पूरी गर्मियों में साइमन टिप के मिले पैसों को बचाते रहे, जिससे उन्होंने कॉलेज के सेमेस्टर की फीस भरी। साइमन जब कैंपस लौटे तो उनके कॉलेज प्रेसिडेंट ने उन्हें वेलकम करते हुए ये इन्फॉर्म किया कि जिस जेंटलमैन की उनसे मुलाकात हुई थी वह कर टेस्ट पब्लिसिस्ट कंपनी के रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव मिस्टर बॉयज है और उन्होंने सरमन की पढ़ाई के लिए $5000 दिए हैं, जो कि साल भर की कॉलेज की फीस थी। साइमन हैरान रह गए। वह मिस्टर बॉयस के लिए बेहद ग्रेटफुल फील कर रहे थे। उनकी इस हेल्प ने साइमन को एक कॉलेज ग्रेजुएट बनने में मदद की और उनकी आगे की पढ़ाई के रास्ते खोल दिए थे। इसके बाद साइमन ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से मास्टर डिग्री ली। इस बात को कई साल बीत चुके थे। साइमन अब एक फैमिली मैन थे। अक्सर वह अपने बच्चों को मिस्टर वॉइस की झरना सिटी के बारे में बताया करते थे कि किस तरह बॉयज की मदद से वह आज इस मुकाम पर पहुंच पाए, क्योंकि अगर उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो शायद उनके बच्चे भी इसी फॉर्म में होते और पढ़ाई के लिए स्ट्रगल कर रहे होते। साइमन मिस्टर बॉयज के प्रति बेहद शुक्रगुजार महसूस करते थे, क्योंकि उनके ग्रेटनेस की वजह से न सिर्फ स्वयं उनके सपने पूरे हुए बल्कि उनके बच्चे भी अपने सक्सेसफुल करियर बना पाए। तो समझा, अपने आप की एक छोटी सी मदद न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। आप ये सोच भी नहीं सकते। डोनेशन की इंपॉर्टेंस को बताती इन छोटी सी स्टोरी और इन चैप्टर को समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चैप्टर है अटेंशन, यानी कि ध्यान। कुछ लोगों को लगता है कि लाइफ तभी मीनिंगफुल बनेगी जब हम कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे या लाखों लोगों को फायदा पहुंचाएंगे, पर ऐसा नहीं है। अगर हम अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकालकर किसी एक जरूरतमंद के काम आ सके तो इतना भी बहुत है। कंट्रीब्यूशन हमेशा बड़े लेवल का हो, यह जरूरी नहीं है। आपकी एक छोटी सी मदद भी किसी के बड़े काम आ सकती है। टाइलर एलिमेंट्री स्कूल के टीचर है। क्लास के पहले दिन उन्होंने देखा कि उनका एक स्टूडेंट रोमिल, जो 4th क्लास का स्टूडेंट था, उसे ठीक से पढ़ना नहीं आ रहा था। एक बार मिस्टर करी ने स्टूडेंट्स को अपने ड्रीम के बारे में लिखने का टॉपिक दिया। सब ने कुछ न कुछ लिखा था सिवाय रोमिल ने, जिसने बिना कुछ लिखे ही पेपर सबमिट कर दिया था। मिस्टर करी ने तुरंत रोमिल को बुलाकर उससे बात की तो उन्हें पता चला कि रोमिल एक स्पेशल स्टूडेंट है और उसे कुछ गिने चुने वर्ड्स ही पढ़ने आते हैं, जो उसकी माँ ने उसे सिखाए थे। उसने ये भी कहा कि उन्हें स्पोर्ट्स और म्यूजिक खास पसंद नहीं है, हाँ, पर उसे आर्ट बहुत पसंद है। अपनी उम्र के बाकी बच्चों की तरह रोमिल पढ़ लिख नहीं पाता था। मिस्टर करी उसके लिए कुछ करना चाहते थे ताकि रोमिल नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ना लिखना सीख सकें। अपने 2 साल की टीचिंग जॉब में उन्हें पहले कभी किसी स्पेशल चाइल्ड को पढ़ाने का मौका नहीं मिला था, जो एक शब्द तक नहीं पढ़ सकता था। मिस्टर करी के लिए रोमिल का केस किसी चुनौती से कम नहीं था। यहाँ तक कि रोमिल के स्पेशल एजुकेशन टीचर ने भी उन्हें यही कहा कि रोमिल का नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ना लिखना इम्पॉसिबल है।
लेकिन बाकियों से अलग सिस्टम करी ने डिसाइड कर लिया था कि वो हर हाल में रोमिल को पढ़ना लिखना सिखाएंगे। क्लास में पढ़ाते हुए उन्हें रोमिल के बारे में कई बातें पता चली, जैसे वह बुद्धू नहीं था बल्कि मैथ्स में बहुत होशियार था और स्टोरी टाइम में वह बड़े ध्यान से सुनता था। क्रिसमस की छुट्टियों के बाद मिस्टर करी ने रोमिल को सिखाने के लिए एक प्लान बनाया। ये प्लान था टीचिंग वर्ड्स, जहां वह रोज 10 मिनट तक रोमिल के साथ एक स्टोरी पढ़ते थे। मिस्टर करी वह स्टोरी पढ़ते थे और रोमिल को वो वर्ड्स पहचानने होते थे जो मिस्टर करी स्टोरी में पहले से सिलेक्ट करके रखते थे। जब भी रोमिल किसी वर्ड्स पर अटक जाता, तब मिस्टर करी उसके बाजू में पिंच करते। स्टोरी रीड करते हुए कई हफ्ते गुजर गए, पर अभी तक रोमिल में कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा था, बल्कि उल्टा एक बच्चे के साथ हाथापाई करने के कारण उसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। ये पहली बार नहीं था जब वह सस्पेंड हुआ था। खैर, एक हफ्ते बाद जब वह वापस स्कूल गया तो रोमिल की मां ने उससे रिक्वेस्ट करते हुए समझाया कि वह स्कूल में मिस्टर करी की बात सुने और पढ़ने में मन लगाए। न जाने क्यों मिस्टर करी को यह एहसास होता था कि प्रॉब्लम रोमिल में नहीं है, बल्कि उस टीचर्स में है जो रोमिल को समझ नहीं पाए और उसे सिखाने में फेल हो गए। किस्मत से मिस्टर करी को स्कूल में एक छोटी सी क्लासरूम मिल गई, जहां वह रोमिल को आराम से पढ़ना लिखना सिखा सकते थे। वह हर हफ्ते 9 घंटे रोमिल को एक कॉन्सोनेंट और कोवल साउंड सिखाने की कोशिश करते थे, जिसके लिए उन्हें अलग से कोई पैसा नहीं मिल रहा था। ये वो रोमिल की मदद के लिए अपनी मर्जी से कर रहे थे। हर एक नया साउंड सीखने के लिए रोमिल न्यूमेनिक सिस्टम का अपना खुद का एक वर्जन निकालकर उसे कैरेक्टर का रूप देकर ड्रॉ किया करता था, और जब भी वो कोई साउंड भूलता था तो अपने ड्राइंग की तरफ देख लेता था, जो पूरे क्लासरूम की दीवारों पर चिपकाए गए थे। धीरे धीरे दिन रात मेहनत करने के बाद आखिरकार रोमिल ने साउंड को पहचानकर वर्ड बनाना सीख ही लिया। कुछ हफ्तों बाद मिस्टर करी और रोमेंस प्रिंसिपल के ऑफिस गए। वहां रोमिल में बुक पढ़ना स्टार्ट कर दी। प्रिंसिपल और रोमिल की मां दोनों हैरान रह गए। उन्हें रोमिल पर बड़ा प्राउड फील हुआ। इसके बाद रोमिल के लिखने की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। रोमिल के टीचर्स ये बात मानकर चल रहे थे कि वह कभी पढ़ना नहीं सीख पाएगा, पर मिस्टर करी के आने के बाद जैसे रोमिल की लाइफ ही बदल गई। उन्होंने उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई, और वह भी किसी लालच से। मिस्टर करी नहीं होते तो शायद रोमिल के अंदर वह छिपी हुई पोटेंशियल कभी बाहर नहीं निकल पाती। वो शायद कभी पढ़ना लिखना नहीं सीख पाता। अपनी जिंदगी का मकसद या मीनिंग ढूंढने में उस छोटी सी छोटी अटेंशन को भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, जो किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। हो सकता है थोड़ा वक्त और अटेंशन देकर आप उन्हें अपना टैलेंट और पोटेंशियल ढूंढने में मदद कर सकते हैं। तो अटेंशन शब्द की वैल्यू और अटेंशन शब्द का मिरेकल और अटेंशन शब्द के साथ दिए हुए कंट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंट को समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है जिम्मेदारी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने होने का मतलब ढूंढना हमें मोटिवेट करता है कि हम लाइफ में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए एक प्लान क्रिएट करें। हालांकि सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा जब तक कि हम रियल एक्शन नहीं लेंगे। इसीलिए हमें अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथों में लेना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार भी करना होगा। तभी हमारे सपने सच हो पाएंगे। जब जिंदगी हमारे मन के मुताबिक नहीं चलती तो हम दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं या बहाने बनाने लगते हैं, लेकिन लाइफ में अगर प्रोग्रेस चाहिए तो अपने कामों की जिम्मेदारी भी खुद लेनी होगी। हम जो भी करें अपने दम पर करें, तभी हम अपनी समझ से हर सिचुएशन में अपना बेस्ट रिस्पांस दे पाएंगे। चक नॉरिस 16 साल की उम्र में लॉस एंजेलिस के एक मार्केट में ग्रोसरी पैकिंग का काम करने लगी थी। उन दिनों ग्रोसरी स्टोर्स भारी सामान पैक करने के लिए बॉक्सेस का इस्तेमाल किया करते थे। चक नॉरिस को लगता था कि सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है। उन्हें अपनी जॉब से कोई शिकायत नहीं थी। वह जो कुछ कर रहे थी उसी में खुश थी। फिर एक दिन ड्यूटी खत्म होने का टाइम आया। तब मैनेजर ने उन्हें कहा कि कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह बहुत स्लो पैकिंग करते हैं। मैनेजर की बात सुनकर चक उदास हो गए। तब वह एक 16 साल के शर्मीले लड़के थे जिसे ठीक से बात करना भी नहीं आता था। पर हैरानी की बात यह थी कि चक ने मैनेजर से कहा कि वह उन्हें एक मौका और दे। इस बार वह पहले से अच्छा काम करके दिखाएंगे। मैनेजर मान गया। उसने नॉरिस को एक चांस दे दिया। इस बार नॉरिस ने ना कि फटाफट पैकिंग की, बल्कि उसने ओवरटाइम भी किया। नॉरिस ने अपनी बात कही तो वह एक ऐसा मोमेंट था जिसे वह कभी नहीं भूल सकते। उन्हें एहसास हुआ कि अगर हम सिर्फ इंतजार करते रहेंगे और हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। लाइफ में पहला या दूसरा मौका तभी मिलेगा जब हम एक्शन लेंगे। चक ने भी लिया। बेशक वह शर्मिले थे,
पर उन्होंने अपनी बात कहने की हिम्मत दिखाई। तब तक चक नॉरिस एक नेचुरल स्पोर्ट्समैन भी नहीं थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने जी जान लगाकर कराटे सीखे थे तो वह पूरे 6 सालों तक वर्ल्ड मिडिलवेट चैंपियन भी रहे। 36 की उम्र में चक नरेश को एक एक्टर बनने का ख्याल आया। वैसे उन्हें एक्टिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पर सिर्फ इस वजह से वो खुद को एक्टिंग की दुनिया में जाने से रोकना नहीं चाहते थे। जरा सोचिए, चक नॉरिस ने अगर एक्शन नहीं लिया होता, सिर्फ बहाने बनाकर पल्ला झाड़ लिया होता तो क्या होता। हम अपनी लाइफ में हर रोज कई तरह के हालातों का सामना करते हैं, जो हमारे रास्ते में आने वाली अपॉर्चुनिटी को इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन चक नॉरिस की स्टोरी से हमें यह भी सीखने मिलता है कि इंसान की किस्मत उसके खुद के हाथों में है। हम अपना लक खुद डिसाइड करते हैं, लेकिन ये तब होगा जब हम खुद अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेंगे। आपके सामने चाहे जो कोई भी सिचुएशन हो, जो भी प्रॉब्लम हो, उसे फेस कीजिए और दृढ़ कर मुकाबला कीजिए। फिर चाहे आपको अपने लिए आवाज उठानी पड़े, मेहनत करनी पड़े या खुद से ही पहल करनी पड़े। जिम्मेदारी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है साहस, यानी कि करेज। यही हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। एक इंडिविजुअल के तौर पर हमारे अपने डर और डाउट्स होते हैं। ये सब के साथ होता है। डर और डाउट्स को हम अपनी लाइफ से पूरी तरह से हटा तो नहीं सकते, पर हाँ उन्हें कुछ हद तक कम जरूर कर सकते हैं, ताकि वो हमारे सपनों और गोल्स के आड़े ना आए। अपने अंदर करेज यानी कि हिम्मत लाकर हम अपने मन का हर शक दूर करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। हिम्मत का मतलब यह नहीं है कि हमारे अंदर का डर खत्म हो गया, बल्कि एक एबिलिटी है जो हमें डर के बावजूद एक्शन लेने के लिए एनकरेज करती है। करेजियस होने का मतलब है कि हम उस बात को बखूबी समझते हैं कि हमारे गोल्स और सपनों की कीमत हमारे मन के डर से कहीं ज्यादा है। हिम्मत दिखाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कई बार हम पब्लिक में इसे एक्सप्रेस करते हैं, और कई बार हम अपने अंदर ही अंदर बहुत कुछ बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं, पर टूटते नहीं। रीबा मैकिंटायर एक 20 साल की लड़की है। वह बचपन से ही स्टार बनने का सपना देखती आई थी। जब वह बड़ी हुई तो उसने सिंगिंग कॉन्टेस्ट में जाना शुरू किया, जहां वह अपने भाई और बहनों के साथ मिलकर परफॉर्म करती थी। रीवा को धीरे धीरे एहसास हुआ कि एक दिन उसका सपना जरूर पूरा होगा। इसके अलावा वह फेमस अमेरिकन सिंगर और सॉन्ग राइटर डोली पोर्टन की बहुत बड़ी फैन थी। रीबा में पहली बार 1967 में डोली का गाना सुना था, और तभी से वह डोली की फैन हो गई थी। तब से लेकर रीबा डोली के लगभग सारे गाने गा चुकी थी। यही नहीं, वह हुबहू डोली जैसा गाने की कोशिश करती थी। 17 सितंबर 1977 की बात थी। नशविले में रीबा को डोली के 2 गाने गाने थे, लेकिन डोली के अचानक वहां आने की वजह से रीबा सिर्फ एक ही गाना गा पाए। पर रीबा को इस बात का जरा भी दुख नहीं था, बल्कि वह तो डोली को देखकर इतनी एक्साइटेड थी कि उसे कुछ ध्यान ही नहीं रहा। आखिरकार उसकी फेवरेट सिंगर डोली उसके सामने थी, जिसे रीबा अपना हीरो मानती थी। रीबा डोली को काफी क्लोजली ऑब्जर्व करती थी। उसे डोली के बारे में सब कुछ पता था, उसे क्या पसंद है क्या नहीं, यहाँ तक कि उसे ये भी पता था कि डोली गिटार कैसे बजाती है। यानी एक लंबे समय तक रीबा डोली की डुप्लीकेट लाइफ जीने की कोशिश करती रही। पर जल्द ही आखिरकार रीबा को यह एहसास हो ही गया कि वह दूसरी डोली बनकर अपनी जिंदगी नहीं गुजर सकती। अगर उसे अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो उसे अपनी खुद की पहचान बनानी होगी। किसी और की नकली पहचान के बूते पर वह अपने सपने कभी पूरे नहीं कर पाएगी। रीबा को याद आया कि स्कूल के दिनों में उसे डॉली की नकल करते देख रीबा की माँ कहा करती थी कि डॉली पोर्टन सिर्फ एक है, तुम उसके जैसी नहीं बन सकती, इसीलिए खुद का स्टाइल बनाओ और खुद की आवाज में गाओ। और रीबा समझ गई कि उसकी माँ ठीक कहती है, उसे अपना खुद का एक स्टाइल बनाना पड़ेगा और अपनी असली आवाज दुनिया तक पहुंचानी होगी। हालांकि यह रीबा के लिए काफी मुश्किल था, लेकिन फिर उसने बड़ी हिम्मत के साथ धीरे धीरे डोली की इमेज से बाहर आने की कोशिश की। लाख चाहने के बावजूद वह डोली की इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं आ पा रही थी, खासकर डोली की ड्रेसिंग सेंस से। यानी कि डोली के डिजाइनर से बोलकर अपने लिए सेम ड्रेस बनवाती थी जो डोली पहनती थी, लेकिन इससे भी कुछ काम नहीं बना। रीबा को कहीं ना कहीं मालूम था कि वह डोली नहीं है और ना ही बन सकती है। डोली की पर्सनैलिटी उस पर इस कदर हावी थी कि वह खुद की पहचान भूल गई। कई सालों तक कोशिश करने के बाद रीबा को फाइनली अपना स्टाइल मिल गया। अब कोई उससे आकर यह नहीं बोलता था कि उसे क्या और कैसा पहनना चाहिए। वह जब अपने स्टाइल में तैयार होकर लोगों से कॉन्फिडेंटली मिलती थी, तो उसे पता चल जाता कि वह जैसी है वैसी ही परफेक्ट है। उसे किसी और के जैसा बनने की जरूरत नहीं है। अब रीबा का अपना एक स्टाइल बन गया था, जिसे उसने अपने सक्सेसफुल बिजनेस में बदल दिया।
उसका अपना क्लॉथिंग लाइन। अपनी मेहनत और हिम्मत के दम पर रीबा ने न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाई बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेस भी खड़ा किया। इस स्टोरी में आसानी से देखा जा सकता है कि रीबा पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने से डरती थी। उसे डोली की नकल करने की इतनी आदत पड़ चुकी थी कि वह खुद का स्टाइल बनाने से डर रही थी। उसे लगा कि उसे कोई पसंद नहीं करेगा और वह कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाएगी। पर जब उसने हिम्मत दिखाई तो उसका हर डाउट जाता रहा। रीबा ने फाइनली खुद की असलियत को पहचान कर उसको सराहा और एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जो कभी किसी और के शैडो में अपनी पहचान खो चुकी थी। वही रीबा आज अपनी असल पहचान के साथ एक कंफर्टेबल और सक्सेसफुल लाइफ जी रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की ओर, डिसिप्लिन। अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथों में लेने के लिए हमें बहुत ही डिसिप्लिन से रहने की जरूरत होती है। और इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी लाइफ की प्रायोरिटी क्या है। सबसे बढ़कर हमारे अंदर वह रेजिस्टेंस होना चाहिए कि हम अपने रास्ते की हर टेम्पटेशन को अवॉइड कर सके। ये टेम्पटेशन अक्सर वह चीजें होती है जिन्हें हम लाइफ में ज्यादा वैल्यू नहीं देना चाहते, पर यह इतनी टेम्पटिंग होती है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते। 1972 में जो पैटनो पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की हेड फुटबॉल कोच हुआ करते थे। इस पोजीशन में पूरे 7 साल रहते हुए उन्हें हमेशा यही लगा कि वह अपनी लाइफ से संतुष्ट है। फिर एक दिन उन्हें बिल सिल्वन का फोन आया, जो कि एक रिटायर्ड प्रेसिडेंट और न्यू इंग्लैंड पैट्रियोट्स के प्रिंसिपल ओनर थे। सिल्वन ने उन्हें अपनी टीम में कोच की जॉब ऑफर कर दी। पहले तो पैटनो ने सिल्वन को बताया कि उन्हें ऑफर तो अच्छा लग रहा है, पर वह अपने स्कूल की फुटबॉल टीम नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन जब सिल्वन ने उन्हें $1.3 मिलियन का ऑफर दिया और साथ में ये भी कहा कि उन्हें फ्रेंचाइजी में पार्टनरशिप भी मिलेगी और साथ ही $1 मिलियन अलग से ऑफर साइन करने के लिए, तो पैटनो का मना करने का सवाल ही नहीं उठता था। यह उनके लिए बहुत ही टेम्पटिंग ऑफर था जिसे रिजेक्ट करना बेवकूफ़ी होती। उन्होंने जब उनकी वाइफ को ये बात बताई तो उसने पैटनो से यही कहा कि जो भी उनका फैसला होगा वह पूरे दिल से उन्हें सपोर्ट करेगी। उस दिन रात के 2 बजे अचानक जब पैटनो की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ रॉकिंग चेयर पर बैठी है और रो रही है। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वह अपने पीछे क्या कुछ छोड़े जा रही है। उन्हें अपना पुराना स्कूल याद आया जहां वह पहली बार वाइफ से मिले थे। उनका वह घर जहां उनके बच्चे पैदा हुए थे, पले बड़े थे। उन्हें उनके स्टूडेंट्स, उनकी टीम को रिप्रेजेंट करने वाला वह मैस्कॉट और उनके प्यारे फुटबॉल प्लेयर्स सभी याद आने लगे। उस एक पल में पैटनो को ऐसा एहसास हुआ कि वह अपना परिवार, अपनी टीम और अपनी पूरी जिंदगी भर की पहचान को यूं अचानक छोड़कर नहीं जा सकते। बेशक चाहे इसके बदले उन्हें ढेर सारा पैसा क्यों ना मिले, बेशक उन्हें कोचिंग करना और गेम सीखना पसंद था, पर यह उस प्यार के सामने कुछ भी नहीं था जो उन्हें अपनी फुटबॉल टीम से था। अपनी टीम के साथ रहते हुए वह अपने प्लेयर को डिसिप्लिन होते हुए, एजुकेटेड होते हुए और इंडिविजुअल तौर पर ग्रो करते हुए देख सकते हैं। अपने दिल की गहराइयों में पैटनो इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि उनकी लाइफ के प्रिंसिपल और गोल्स इतने ऊंचे हैं कि उसके सामने बड़ी से बड़ी रकम भी कुछ नहीं है। आपकी लाइफ का चाहे कोई भी ड्रीम या पर्पस हो, अगर उसे अचीव करना है तो लाइफ में एक डिसिप्लिन लाना ही पड़ेगा। जब भी कोई फैसला लेना हो, अपनी प्रायोरिटी और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वैल्यू को हमेशा ध्यान में रखें। इससे होगा ये कि हम किसी भी टेम्पटेशन के जाल में नहीं फंसेंगे और ना ही बेकार की चीजें हमें एक्सट्रैक्ट कर पाएगी। क्योंकि अगर लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा तो इंसान कभी भी अपने सपनों की मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। कोई ना कोई चीज हमेशा उन्हें अपने लक्ष्य से भटकाती रहेगी और इस तरह लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू और हर रोज छोटे छोटे प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में अपनाकर छोटी छोटी ग्रेटनेस को अपनी जिंदगी में लाकर बड़ी ग्रेटनेस तक पहुंचने का रास्ता दिखाती हुई यह बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस किताब में जो अलग अलग लोगों की कहानियां पढ़ी और जो भी लेसन आपने लर्न किए वह आप वक्त आने पर अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। चाहे प्रॉब्लम कैसी भी रही हो, बावजूद इसके उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स और अपनी लाइफ पर्पज पर बेस्ड एक्शन लिए और बेस्ट डिसीजन लिए। अब क्योंकि मर्जी आपकी है तो आप ही बेहतर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसी लाइफ जीनी है। आप अब तक अपनी लाइफ से खुश हैं या आप अपनी लाइफ को पहले से बेहतर बनाना चाहते हैं। याद रहे कि हम सब के अंदर एक ग्रेटनेस छुपी हुई है जो हमें तब तक नजर नहीं आती जब तक कि हम उससे बाहर निकलने का मौका नहीं देते। तो अब जल्दी से बता दीजिए कि कौन सी स्टोरी, कौन सा प्रिंसिपल आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। आपके की टेकअवेज इस समरी से क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ताकि वह इम्प्रिंट हो जाए।
हमेशा के लिए। और जब भी आप दोबारा उस समरी को सुनने आए तो अपने लिखे हुए उन लेशंस को पढ़कर के प्राउड फील कर सके और आपके लिखे हुए जो लेशंस है उससे दूसरे भी सीख सकेंगे। तो बिना देर किए कमेंट सेक्शन में जल्दी से अपने लर्निंग लिख दीजिए। साथ ही मैं आप हमें ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए रखिए आप अपना बेहतर ख्याल। दोस्तों, यहाँ पर यह वीडियो समाप्त होती है। ऐसी ही एक शानदार ऑडियो बुक समरी लेकर फिर से बहुत जल्द लौटूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।